नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इतिहास की ऑब्जेक्टिव सीरीज़, जिसमें फर्स्ट सीरीज़ हमने देख ली है। सेकंड में लेके आया हूं वैदिक सभ्यता। फर्स्ट में देखा है हमने सिंधु घाटी सभ्यता के MCQ क्वेश्चन देखे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, पटवारी हो, व्यापम का कोई सी भी एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर स्टेट का भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, पहला क्या है दोस्तों, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्न चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। बात किसकी कर रहा है? सही की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सही गलत की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। हम क्या है, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन पढ़ लेते हैं और ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो हमने देख लिया कि क्या पूछा है, इसमें क्या सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थाश्रम। ठीक है। और फिर लास्ट ऑप्शन है गृहस्थाश्रम, सन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रह्मचर्य। अब बात कर लेते हैं, ये जो चारों आश्रम हैं, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यास, ये कौन से उपनिषद में है? तो बात कर लेते कौन से? जवालो उपनिषद में किसकी बात की गई है? इन चारों आश्रमों की। अब ये आश्रम देख लेते हैं, इनका क्रम कैसे चलता है। ठीक है। फर्स्ट पे जो रहेगा, फर्स्ट पे कौन सा आश्रम है? गृहस्थाश्रम दोस्तों। कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो क्या है, 25 वर्ष के लिए होता है, 25 वर्ष तक चलता है। फिर 25 वर्ष के बाद क्या आ जाता है दोस्तों? इंसान किस में चला जाता है? गृहस्थ आश्रम में। ठीक है। तो ये हो गया 50 वर्ष दोस्तों। 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम के बाद वह कौन से आश्रम में जाता है? मनुष्य कौन से आश्रम में जाता है? वानप्रस्थ आश्रम में, यानी 75 वर्ष में। वानप्रस्थ मतलब क्या है? जंगल को चला जाता है। और लास्ट सन्यास आश्रम कौन सा है? ये क्या है? 100 वर्ष तक आता है। इसमें क्या करता है इंसान? इसमें मोह माया त्याग कर सिर्फ ओनली क्या कर लेता है? ईश्वर की भक्ति कर लेता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर। सेकंड सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? पहला ऑप्शन है दोस्तों क्या? चांदी। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? सोना। तीसरा ऑप्शन लोहा। और लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तांबा। वैदिक सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, तो उस समय क्या है, तांबा धातु से क्या थे? परिचित सबसे पहले। ठीक है। तांबा धातु से परिचित से सबसे पहले की बात कर रहा दोस्तों। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? कौन सी धातु का दोस्तों? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है। हाँ, और लोहे का प्रयोग कब किया था दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। कब किया गया था? उत्तर वैदिक काल में लोग क्या लोहे की धातु से क्या हो गए थे? लोहे से क्या हो गए थे? परिचित। ठीक है। अब हमें पता है। ठीक है। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक। अगर लोहे से पूछे तो लोहे का विकास कौन से काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तांबा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है, वेद शब्द कौन से शब्द की बात कर रहा है दोस्तों? वेद शब्द का अर्थ है। ठीक है। हाँ, पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमत्ता,
तीसरा है कुशलता और लास्ट क्या है दोस्तों, शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेद। वेद का करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञान। वेद का शब्द का अर्थ होता है क्या, ज्ञान। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार। तो हमें पता है दोस्तों कौन कौन से वेद होते हैं, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो वेद शब्द का हमने अर्थ जाना। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। हमने ये देखा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहले वेद कितने प्रकार के थे, पहले वेद क्या थे, 3 प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। इनमें कौन सा वेद सम्मिलित नहीं था, तो हमें अच्छे से पता है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, क्या, अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं था। इसी कारण क्या है, इन वेदों को क्या कहा जाता था दोस्तों, वेदों को क्या कहा जाता था, त्रयी। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था, त्रयी। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले इसमें क्या है, 3 वेद हुआ करते थे, जिसमें क्या है, अर्थवेद इसमें सम्मिलित नहीं हुआ करता था, इसलिए वेदों के संकलन को क्या कहा जाता था, त्रयी। ठीक है, हाँ, और फिर इसके बाद में क्या है, एक नया वेद जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन सा वेद जोड़ दिया गया था इसमें, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको पूरा वेद के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, चौथा सवाल है, आर पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि कारण, सीधा सिंपल सवाल समझो कि आर अपने संघर्षों में सफल क्यों रहे। ठीक है, क्यों रहे, कारण क्या था। पहला ऑप्शन क्या है, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। बिल्कुल गलत, कोई हाथियों का प्रयोग नहीं किया बड़े पैमाने पर। सेकंड ऑप्शन है, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। ऐसा कोई नहीं था, कोई कारण नहीं था कि वो अधिक लंबे और बलवान के कारण क्या हुए, उन्होंने युद्ध जीते या अपने संघर्षों में सफल हुए। तो ये भी क्या है दोस्तों, ऑप्शन गलत होगा। हाँ, फिर तीसरा ऑप्शन है, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो उन्नत शहरी संस्कृति से, वो तो कहाँ से आए थे, चारा गाय की खोज में आए थे दोस्तों। कहाँ, चारा गाय की खोज में आए थे और भारत में बस गए थे। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था दोस्तों। ये इसका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने जब भी इनके युद्ध हुए तो युद्ध में इन्होंने क्या है, घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया था, इसलिए इनकी क्या है, सफलता का सबसे बड़ा कारण यही था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, 5वां सवाल है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन, इनका भोजन के बारे में पूछ रहे हैं कि जो आर हुआ करते थे, इनका भोजन क्या होता था। ठीक है, भोजन क्या होता था। हाँ, तो इसका पहला ऑप्शन है जौ और चावल, दूसरा दूध और इसके उत्पाद, मतलब दूध एवं दूध से बने हुए क्या है, उत्पाद, सेकंड वाला। थर्ड ऑप्शन है चावल और दालें। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है सब्जियां और फल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर जौ और चावल थे। ठीक है दोस्तों, क्या था इसका मुख्य भोजन, क्या था, जौ और चावल इज द बेस्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट सवाल है ये भी। ठीक है, हाँ, एक एग्जाम में पूछ लिया है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था।
कौन सा अन्न की बात कर रहा दोस्तों? कौन सा अन्न की बात कर रहा? अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था। ठीक है, तो मनुष्य सबसे पहले किस अन्न का उपयोग करता था खाने में? ठीक है दोस्तों, हाँ तो ऑप्शन है क्या? पहला है जौ, जिसे हम क्या है यब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम यब भी, अगर ऑप्शन में यब आ जाए अकेला तो हाँ दोस्तों गलत नहीं करना, इसलिए मैंने ऑप्शन में क्या है यब को भी रखा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है जई या ओट, जई को भी क्या कहा जाता है? ओट। और तीसरा राई, ठीक है, एक राई होती है, एक सरसों। राई छोटी होती है और सरसों थोड़ी बड़ी होती है, इसका आकार बड़ा होता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अन्न जौ। ठीक है, हाँ तो सबसे पहले मनुष्य किस अन्न का यूज करता था, उपयोग करता था खाने में? तो जौ, जिसे हम यब के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये यो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। ठीक है दोस्तों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसकी बात कर रहे हैं? वर्ण व्यवस्था आधारित थी, वर्ण व्यवस्था आधारित थी, जिसमें पहला क्या है? शिक्षा पर, जन पर, ठीक है, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। ठीक है, हाँ तो इसका वैदिक काल की बात कर रहा है दोस्तों, वैदिक काल की बात कर रहा है। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो हमें पता है किस पर आधारित थी दोस्तों? व्यवसाय पर आधारित थी। फिर आते आते उत्तर वैदिक काल में किस पर आधारित हो गई थी दोस्तों? जन्म पर। ठीक है दोस्तों, किस पर आधारित हो गई थी उत्तर वैदिक काल में? जन्म पर। उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई थी वर्ण व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? व्यवसाय पर आधारित। हाँ नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। सही बात है दोस्तों कि आर्य क्या है? एक पशुचारी व्यक्ति थे, क्योंकि आपको पता है कि यह क्या चारागाह की खोज में निकले थे। ठीक है, हाँ अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। वेरी गुड, ये भी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है? गाय के अनेक संदर्भ हैं, गाय को माता माना गया है। सेकंड ऑप्शन है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं। सही बात है। ठीक है, अधिकांश ऋग्वेद काल में आर्यों ने क्या है? अधिकांश युद्ध किसके लिए लड़े गए हैं? गायों के लिए। ये बिल्कुल मोस्ट सवाल है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सी ऑप्शन है पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। मतलब क्या होता था कि जो पुरोहितों को उपहार दिया जाता था वो क्या है? जमीन ना देकर क्या देते थे? गायें देते थे। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही आंसर है। ठीक है, हाँ तो इसमें डी क्या है? उपरोक्त में से सही। तो उपरोक्त में से सही इसका क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन, मतलब आर्यों को एक जाति किस यूरोपियन ने बोला था कि यह आर्य एक जाति है? ठीक है, हाँ तो कौन से थे वो यूरोपियन? पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, दूसरा एच.एस. विल्सन, तीसरा मैक्स मूलर और चौथा जनरल कनिंघम। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से ज्ञात है, इसका क्लियर आंसर आपको करेक्ट इसका पता है, मैक्स मूलर। ठीक है दोस्तों, क्या मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि आर्य एक जाति है। ठीक है, और इन्हीं ने क्या बोला था कि आर्य कहाँ से आए हैं? आर्य कहाँ से आए हैं? तिब्बत से। ठीक है, इसी ने बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से। जनरल कनिंघम, इन्हें क्या भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व
तत्ववेत्ता का जनक कहा जाता है दोस्तों? क्या जनक कहा जाता है? जनरल कनिंघम को। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर यूरोपीय ने आर्यों को एक जाति की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि जो आर्य हैं, आर्य प्राचीनतम मतलब सबसे पहले कहाँ रहते थे, मतलब प्राचीनतम इनका स्थान, निवास स्थान कहाँ था? ठीक है, कहाँ के थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तो थे नहीं। ठीक है, दूसरा बंगाल, ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन है, बंगाल के भी नहीं थे, बंगाल की बस्ती नहीं थी प्राचीनतम। सप्त सिंधु और दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु इज द बेस्ट आंसर रहेगा इसकी प्राचीनतम बस्ती। आर्यों की प्राचीनतम बस्ती कौन सी है दोस्तों? सप्त सिंधु। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, हाँ, तो अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और आप इतना नहीं कर सकते कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको क्या है पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं हिस्ट्री का। ठीक है, तो आप पूरा बस बने रहिए और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वेरी गुड, हाँ, मोस्ट सवाल है दोस्तों। वैदिक युग की बात कर रहे। वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूलता था उस कर को क्या कहा जाता था? ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन है बलि, दूसरा है बिदत, तीसरा है बर्मन, चौथा है कर। तो इसका करेक्ट आंसर बलि कर हुआ करता था दोस्तों। बलि कर के रूप में वसूलते थे। ठीक है, बलि कर के रूप में वसूलते थे। वैदिक युग में जो राजा हुआ करते थे अपनी प्रजा से कौन सा कर वसूलते थे? बलि कर। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल दोस्तों एमपीपीएससी में पूछ लेता है। ठीक है, और आपको पता है एमपीपीएससी में पूरा अगर हिस्ट्री के तीनों पार्ट की बात करें तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, कितने? 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तीनों पार्टों में से। अगर इसमें एमपी का हिस्ट्री भी मिला देते हैं तो 5 क्वेश्चन एमपी के हिस्ट्री से भी आ जाते हैं। तो पूरा टोटल वेटेज कितने का हो जाता है दोस्तों? 20। ठीक है दोस्तों, तो एमपीपीएससी वालों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है ये सीरीज। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इस सीरीज को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। इसमें से पूरा 20 क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, और पूरे बनेंगे इसी में से, गारंटी है। आप सिर्फ सीरीज को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? बात किसकी हो रही है दोस्तों? गायत्री मंत्र की। ठीक है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? पहला है यजुर्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा सामवेद। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये तो कितने क्या है? चारों वेद हैं दोस्तों। ठीक है, कौन से? चारों वेद हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चारों वेद हैं। अब बात कर रहे गायत्री मंत्र की। ठीक है, तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के कौन से मंडल में दोस्तों? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को लिया गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऋग्वेद। ठीक है, आपको पता है। सामवेद किससे संबंधित है दोस्तों? संगीत से। किससे संबंधित है दोस्तों? संगीत से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद आपको बता ही दिया है। ठीक है, अथर्ववेद किससे संबंधित है दोस्तों? अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना से। किससे संबंधित है? जादू
टोना से संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द बेस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। भारतीय प्रतीक मतलब क्या दोस्तों? भारतीय प्रतीक मतलब रुपया, ठीक है, रुपया, ठीक है, रुपया। भारतीय प्रतीक मतलब क्या है? रुपया, ठीक है, रुपया प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो यह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कहाँ से लिया गया है दोस्तों? कहाँ से लिया गया है? पहला है ऋग्वेद से, दूसरा मत्स्य पुराण से, तीसरा भगवत गीता से और चौथा क्या है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। ठीक है, भारतीय प्रतीक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, भारतीय प्रतीक हमारा क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्य ही हमेशा जीतता है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी? वह कौन सी विदुषी थी जिसे क्या है? अजय याज्ञवल्क्य को क्या दे दी थी? चुनौती। तो पहला क्या है? विदुषी कौन सी थी? घोषा, दूसरा अपाला, तीसरा मैत्रेयी और चौथा गार्गी। तो आपको अच्छे से पता है, सभी को पता है, आप आंसर भी इसका करेक्ट दे रहे हो। ठीक है, कौन सी थी इसकी? कौन सी थी दोस्तों? गार्गी। ठीक है, गार्गी इज द बेस्ट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, 15वां सवाल पर पहुंच चुके हैं हम। गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है? मतलब क्या है? इसका मिसप्रिंट हो गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा, यानी गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित, कहाँ, कौन से स्थल पर अंकित किया गया है? ठीक है, तो पहला है ऑप्शन अशोक मौर्य का रुम्मेदेई स्तंभ से, ठीक है, दूसरा मूर्ति से, तीसरा पीपल वृक्ष से और चौथा क्या है? बौद्ध मठ से। तो गौतम बुद्ध का जन्म किससे संबंधित है? पीपल के वृक्ष से। ठीक है, पीपल के वृक्ष से क्या है? इनका जन्म संबंधित है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है इसमें, पहला कूट क्या है? आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत मध्य एशिया है। क्या है दोस्तों? मध्य एशिया है। सही बात है। यह बात किसने बोली थी? मैक्स मूलर ने क्या कहा था दोस्तों? कि आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। ठीक है, वैध मत माना गया है इसको। ठीक है, मैक्स मूलर के कथन को क्या माना गया है? वैध मत माना गया है कि उन्होंने बोला था कि मध्य एशिया से हैं। कौन? आर्य। ठीक है, हाँ, दूसरे कूट पर जाते हैं हम। भारत में आर्यों का आगमन आप्रवासी के रूप में हुआ है। सही है, आप्रवासी। ठीक है, प्रवासी क्या होता है दोस्तों? दूसरे देश से अपने देश में बसना क्या हो जाता है? प्रवासी। और आप्रवासी क्या है? खुद स्वयं के देश में ही निवास करना और स्वयं के देश में ही विचरण करना ही क्या कहलाता है? आप्रवासी। ठीक है, तो आर्य क्या है? स्वयं के ही देश से आए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसके दोनों आंसर क्या है? सही ऑप्शन सही रहेंगे। तो इसका 1 और 2 दोनों सही होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नचिकेता और यम के संवाद
कंठोपनिषद में वर्णित है। इस संवाद के लिए जिम्मेदार व्यक्ति निम्न में से कौन है? ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट आंसर है इसमें। तो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? वाजश्रवा। ठीक है, सवाल यहाँ से बनेगा, मोस्ट सवाल होगा, नचिकेता और यम के संवाद की बात किस में, कौन से उपनिषद में की गई है? तो हम बता देंगे दोस्तों कौन से उपनिषद में की गई है। कंठोपनिषद में की गई है दोस्तों। किस में की गई है? नचिकेता और यम के संवाद की बात कंठोपनिषद में की गई है। ठीक है, और जिम्मेदार व्यक्ति हमें पता ही चल गया, वाजश्रवा। ठीक है, वाजश्रवा जिम्मेदार व्यक्ति था। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। त्रयी, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि त्रयी नाम क्या है। ठीक है, त्रयी नाम क्या है? त्रयी नाम 3 वेदों का है। पहला ऑप्शन धम्म, संघ और बुद्ध का। तीसरा ऑप्शन हिंदू धर्म के 3 देवताओं का। और लास्ट ऑप्शन है 3 मौसमों का दोस्तों। तो आप अच्छे से इसको क्या है टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर दे सकते हैं। जिसको भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। प्राचीन शहर तक्षशिला, बात किसकी आ गई दोस्तों? तक्षशिला ये क्या है? विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो मतलब 2 नदियों के मध्य स्थित था? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? सिंधु और झेलम के बीच। आपको पता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि तक्षशिला कहाँ स्थित है तो नदी की लोकेशन भी आप क्या है देख सकते हो और आंसर भी टिक कर सकते हो। अगर आपको तक्षशिला पता नहीं है तो आप क्या है नदी भी पता नहीं कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्या है? सिंधु और झेलम के बीच। दूसरा झेलम और चिनाव नदी के बीच। ठीक है, तीसरा है चिनाव और रावी के बीच। और लास्ट ऑप्शन है रावी और ब्यास के बीच। ठीक है, अब आपको पता है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी और झेलम। ठीक है, यह कहाँ है? पाकिस्तान में। और सिंधु नदी पाकिस्तान में भी बहती है और बाकी क्या है ये नदी पूरे भारत में बहती है। ठीक है, इसलिए क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु और झेलम। ठीक है, इज द बेस्ट आंसर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना, इसको पढ़ के जाना। तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच स्थित है और तक्षशिला है कहाँ पर? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? मैं बता चुका हूं दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका करेक्ट और सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हाँ तो मैं क्वेश्चन ये नहीं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ता हूं मैं। उपनिषद दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं। अगर वीडियो आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल चिल पढ़ते रहिए, बढ़िया बिंदास विदाउट टेंशन के। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों हम। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर। पहला ऑप्शन है धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। उपनिषद की बात कर लेते हैं। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? समीप बैठना। क्या होता है? समीप बैठना, के समीप बैठना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टोटल उपनिषदों की संख्या टोटल, ठीक है, कितनी है? 108 उपनिषद हैं। ठीक है, और यानी अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कितने उपनिषद है? 14 हैं दोस्तों। ठीक है, 14 हैं। अब बात कर लेते हैं किस पर आधारित है।
किस पर आधारित है? तो हमें अच्छे से पता है यह किस पर आधारित है, दर्शन पर, मतलब फिलॉसफी पर, फिलॉसफी पर। अब फिलॉसफी किसकी होती है? दार्शनिकों की, ठीक है, दार्शनिकों की फिलॉसफी पर यह क्या है, उपनिषद, उपनिषद क्या है, आधारित है। ठीक है दोस्तों, अच्छे विस्तृत से देख लिया हमने कि उपनिषद पुस्तकें होती क्या है, ठीक है, हाँ, अर्थ क्या होता है, संख्या कितनी होती है, मुख्य रूप से कितने हैं, ठीक है, और यह पुस्तक किस पर लिखी गई है, तो हमें बता देंगे दर्शन पर। इज द बेस्ट आंसर, इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट सवाल है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, दशराज युद्ध। दशराज युद्ध जैसे ही नाम सुना होगा दोस्तों आपके दिमाग में कुछ आया होगा, ठीक है, हाँ, परशुनी, ये परशुनी नदी के किनारे, परशुनी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। ऋग्वेद में, दूसरा ऑप्शन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, इस काल में सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी दोस्तों। ठीक है, सही है। और लास्ट ऑप्शन है, ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा नहीं थी। इसका मुझे आप करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्या हुआ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपने क्या बताया, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। हाँ, क्या है इसका करेक्ट आंसर? पहला भी दशराज युद्ध भी सही है, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की हुई है। तीसरा क्या है, इस काल में, ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, कौन सी थी, हमें पता है सरस्वती नदी। ठीक है, सबसे पवित्र नदी थी। तो इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 होगा दोस्तों। कौन सा होगा, 1 2 3 होगा। अब बात कर लेते हैं दशराज युद्ध की। ठीक है, दशराज युद्ध, दशराज युद्ध, दशराज युद्ध ऋग्वेद के कौन से मंडल में है दोस्तों? ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में। अब परशुनी नदी का नाम क्या है? परशुनी को रावी नदी, ठीक है, रावी नदी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, और किसके दशराज युद्ध, किसके, दशराज और पोरस राजा के बीच हुआ था। दशराज वर्सेस पोरस के राजा के बीच हुआ था। ठीक है, राजा के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा सिंधु नदी की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। ठीक है, हाँ, इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 मतलब क्या है, पहला ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बात किसकी कर रहा है, युग्म यानी सुमेलित नहीं है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है, नहीं की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गायत्री मंत्र है। इसके सामने क्या लिखा, तीसरे मंडल में है। मैंने आपको पहले बता दिया है, ऋग्वेद गायत्री मंडल, तीसरे, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। शूद्र की प्रथम चर्चा, क्या, शूद्र की प्रथम चर्चा 10वें मंडल में की गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। शिक्षा की चर्चा, क्या, शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, प्रथम मंडल में नहीं की गई है, दूसरे मंडल में की गई है दोस्तों। कौन से मंडल में? दूसरे मंडल में की गई है। किसकी? शिक्षा की चर्चा, शिक्षा की चर्चा की गई है। और सोम की आपको पता है 9वें मंडल में इज द करेक्ट आंसर। तो इसका क्या है, असत्य पूछा था, नहीं है, तो नहीं क्या है, सी इज द बेस्ट आंसर इसका। ठीक है, शिक्षा की चर्चा किसमें की गई है? दूसरे मंडल में। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब जोड़ी मिलाना है। ठीक है, पहला क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के सामने क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये नहीं है। पहले का मुंडकोपनिषद के सामने अस्तोमा सदगमय, ज्वालोकोपनिषद के सामने कायस्थ का उल्लेख, और ज्वालो एक और दिया है
चारों आश्रमों का उल्लेख। आप अच्छे से बता दोगे क्योंकि मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया, ठीक है, हाँ ये तीनों बता दिए हैं। तो इसका पहला क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद अस्तोमा सदगमय, इसका दूसरा रहेगा, ए का दूसरा। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद आपको पता है, मुंडकोपनिषद मैंने आपको अभी बताया है, इसमें किसकी बात की गई है, सत्यमेव जयते की, ठीक है दोस्तों। तो इसका बी का क्या हो जाएगा, पहला। अब जवालोकोपनिषद, जवालोकोपनिषद में आपको पता है मैंने क्या बताया, इसमें क्या है, चारों आश्रमों की बात की गई है, ठीक है, चारों आश्रमों की बात की गई है, तो सी का चौथा हो जाएगा। एक तो आप मिला ही लोगे, ठीक है। लास्ट क्या है, कायस्थ, कायस्थों का उल्लेख भी जवालो उपनिषद में किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जोड़ी मिला लेंगे हम, 2 1 4, 2 1 4, 2 1 4 3, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी इज द बेस्ट आंसर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको क्या है इसको रीड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, सीरीज को पूरा देखना है लास्ट तक, और जितनी भी मैं सीरीज लेके आऊँगा हिस्ट्री की आप कंटिन्यू देखना है। इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे MPPSC में, और व्यापम में भी इससे क्वेश्चन पूछता है, और अदर स्टेट कोई सी भी A to Z परीक्षा हो, ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है, 101%। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों, 25वां है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। बात किसकी कर रहा है, अफगानिस्तान की। अगर आपने नदियां अच्छे से पढ़ी हैं, ठीक है, तो आप टिक कर सकते हो। इसका क्या है, मैंने प्राचीन नाम भी साथ में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो पहला अस्किनी, ठीक है, अस्किनी झेलम आपको पता है कहाँ, अफगानिस्तान के साथ सूचक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो झेलम है अफगानिस्तान में बहती है क्या, नहीं बहती है, तो सूचक कैसे होगी, ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। परशुनी, रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी, रावी नदी भी क्या अफगानिस्तान में बहती है, अफगानिस्तान से निकलती है क्या, नहीं दोस्तों, ना बहती है ना निकलती है, तो इसका भी आंसर नहीं होगा, बी, ठीक है। सी, कुंभा और क्रम्बू, ठीक है, ये निकलती है दोस्तों काबुल से, ठीक है दोस्तों, कहाँ से, काबुल से। और काबुल, काबुल किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की दोस्तों, किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की। यहाँ क्या है, ये नदियाँ बहती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, बिपाशा, सतरुदी, ठीक है, ये सतलज, ये भी क्या है, कहाँ से निकलती है, इंडिया से, ठीक है। तो अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ कौन सी नदी निकलती है, कुंभा और क्रम्बू। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो, सूचक क्या होगा, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक क्या होगा, कुंभा या क्रम्बू, ठीक है। हाँ, जो कहाँ, काबुल में बहती है, इसका बेस्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करना है हमारे लिए, ठीक है। पहला है होत्र, आ ऑप्शन है, पहला है होत्र, जिसके सामने लिखा हुआ है ऋग्वेद का पाठ करने वाले को होत्र कहा जाता है। इसके हिसाब से अगर ये बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, ठीक है, तो सही है। हाँ, दूसरा क्या है, उद्गाता, सामने लिखा है सामवेद का पाठ करने वाला, पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, उद्गाता, ठीक है, क्या कहा जाता, उद्गाता, सामने लिखा है, सही होगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अधर्व्यू, अधर्व्यू बोला जाता है, ये नहीं है, अधर्व्यू, अधर्व्यू यजुर्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है दोस्तों, अधर्व्यू, ठीक है। हाँ, और ब्राह्मण का आपको पता है, सही है, ठीक है, सभी आंसर कर देंगे। यज्ञ का निरीक्षण करने वाला, क्योंकि यज्ञ कौन करवाते हैं, ब्राह्मण, ठीक है, और उसका निरीक्षण कौन करता है, पंडित, ठीक है, पंडित यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी पुरोहित, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। अब देख लो आप, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, ठीक है, 1 2 3 4, सभी मैच खा गए हैं पहले ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर सेशन समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों।
ठीक है, मैं आपके लिए इतना पसीना बहा रहा हूं, आप मेरे लिए बस सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। बस आपको एक से एक मोस्ट सवाल लेकर आऊंगा, ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम। किस वेद में सभा और समिति, वेरी गुड, किस वेद में मोस्ट है, कई बार पूछ लिया गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पहला ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों, नहीं कहा गया। दूसरा सामवेद, ठीक है, इसमें भी नहीं, ठीक। तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद, ठीक है। तो किसमें कहा गया है? यजुर्वेद में क्या कहा गया है? सभा और समिति को, सभा और समिति जो हुआ करती थी उस समय, सभा समिति कौन हुआ करती थी? मान के चलो यह क्या है, उस समय जो राजा हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, राजा की कैबिनेट बोला कर सकते हैं इसको, ठीक है, बोल सकते हैं। तो जो सभा हुआ करती थी, जो समिति हुआ करती थी, ठीक है, तो उन्हें किसकी संज्ञा दी है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऐसा कौन से वेद में बोला गया है? यजुर्वेद में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है दोस्तों? सुमेलित मतलब जोड़ी बनाना है, सही जोड़ियां बनाना है। क्या है? स्वामी दयानंद, मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसे कौन से विद्वान थे, विद्वानों के मत अब हमें बताना है कि किस विद्वान ने कहा था कि आर्य यहाँ से आए थे। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो स्वामी दयानंद, ठीक है, पहला बोल रहे हैं तिब्बत से, ठीक है। तीसरा पेंका और हेड बोलते हैं जर्मनी से, ठीक है। और तीसरे क्या बोलते हैं? एलडी कल कश्मीर और हिमालय देश से, ठीक है। और पी गाइल्ड क्या बोलते हैं? हंगरी से, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है स्वामी दयानंद ने कहा था आर कहाँ से? तिब्बत से आए हैं, ठीक है। पेंका और हेड जो क्या है विद्वान हुए, इन्होंने क्या कहा था? आर जर्मनी से आए हैं दोस्तों, सही कहा था इन्होंने, ठीक है। एलडी कल, ये भी सही है, एलडी कल ने बोला था कि आर कश्मीर एवं हिमालय देश से आए हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है पी गाइल्स, ये भी कहाँ बोलते हैं? आर्यों की स्थिति बताते हैं कि ये कहाँ से आए थे? हंगरी, ठीक है, हंगरी से आए थे। तो इसमें आप देख लो कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कूट में कौन सा होगा? पहला इज द बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये भी मोस्ट है दोस्तों, अच्छे से रीड कर लेना इसको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। क्या? ऋग्वेद, इसका ऋग्वेद छंदोग उपनिषद, ठीक है, संहिता है ऋग्वेद, जिसका उपनिषद कौन है? छंदोग, ठीक है। दूसरा यजुर्वेद और मुंडक, ठीक है, हाँ। तीसरा सामवेद मठ और चौथा अथर्ववेद कौशिकी, ठीक है। इसका क्या है? जोड़ी मिलाना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद का हमें पता है उपनिषद क्या है दोस्तों? ऋग्वेद का क्या है? कौशिकी, ठीक है, कौशिकी। यजुर्वेद का क्या है दोस्तों? मठ, क्या है दोस्तों? मठ, ठीक है। और सामवेद का क्या है दोस्तों? सामवेद का क्या है? मुंडक, ठीक है, मुंडक। और अथर्ववेद का क्या है दोस्तों? अथर्ववेद का क्या है? छंदोग उपनिषद, ठीक है, समझ गए। तो आपको इसमें आप टिक कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देख सकते हैं हम, पहले का चौथा, ठीक है, बी, ए का चौथा, बी का क्या है? तीसरा, बी का तीसरा, और सी का क्या है दोस्तों? दूसरा, और डी का क्या है दोस्तों? पहला। 4 3 2 1 कहीं दिख रहा है? हाँ, बी ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्या? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है? तीसवा सवाल है, वेदों को अपौरुष क्यों कहा जाता है? आप शब्द से ही समझ में आ रहा होगा इसका कि क्यों कहा जाता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन क्या है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है, ठीक है, आप समझ गए होंगे ये पहला ऑप्शन पढ़ के। हाँ,
दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों। और लास्ट क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप क्या है इस शब्द का अर्थ समझ गए हो तो टिक कर दिया होगा आपने सही। ठीक है, क्योंकि आप पुरुष, ठीक है, आप पुरुष से क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ना कि क्या पुरुषों द्वारा। क्या दोस्तों, ना कि पुरुषों द्वारा इसकी क्या रचना की गई है, वेदों की। ठीक है, वेद मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, वेद कौन कौन से होते हैं एक बार और बता देता हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट वेद कौन सा, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बता दिया है। आप पुरुष क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना क्या है, पुरुषों ने नहीं की है, बल्कि किसने की है, पुरुषों ने नहीं की है, बल्कि किसने, देवताओं द्वारा वेदों की रचना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन दोस्तों, क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। अगर आपने सेशन को अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि हाँ रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका आप क्या है कमेंट बॉक्स में इसका क्या है आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। किसका सही उत्तर का चयन करना है हमें दोस्तों। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर, मृद भांड एवं लोहे के उपकरण महत्वपूर्ण साक्ष्य थे। चित्रित धूसर, मृद भांड मतलब क्या होते थे, जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन जो हुआ करते थे, ये कैसे होते थे, चित्रित मतलब क्या दोस्तों, क्या रंगे हुए होते थे। दूसरा क्या है, लोहे के उपकरण महत्वपूर्ण साक्ष्य। सही बात है दोस्तों, हम किसको पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या है, लोहे का आविष्कार हो चुका था दोस्तों, लोहे का आविष्कार हो चुका था दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा उपकरण किसके थे, लोहे के महत्वपूर्ण सा। अब दूसरे ऑप्शन, तो पहला तो क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इस काल में लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा जाता था। ठीक है, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लोहे को क्या कहा जाता था, श्याम अयस और कृष्ण अयस भी कहा जाता था। ठीक है, हाँ, मतलब क्या है, लोहे की तुलना किससे की गई है, कृष्ण भगवान से। ठीक है, कृष्ण भगवान से कही गई है, क्योंकि क्या है वह अयस मतलब क्या होता है, काला। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोहे का उपकरण प्राप्त हुआ था। मतलब तीनों सही हैं इसका क्या है करेक्ट आंसर, क्या होगा दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अंतरजिया से क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों, लोहे की क्या प्राप्त हुई थी दोस्तों, लोहे की कुल्हाड़ी, यानी लोहे से बनी हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी अंतर जी खेड़ा से। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये भी बहुत मोस्ट सवाल है उत्तर वैदिक काल के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में सही कथन किसकी बात कर रहा है, सही कथन की पहचान करें। ठीक है, सही कथन ढूंढना है हमें दो ऑप्शन में। ठीक है, क्या है, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में वर्ण का उल्लेख वर्ग के लिए हुआ था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रमाण नहीं था। तो ये बात सही है कि जो वर्ण हुआ करते थे ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में वर्ण का उल्लेख वर्ग के लिए हुआ था। वर्ग मतलब क्या है, जाति वर्ग। ठीक है, हाँ, वर्ण का उल्लेख किसके,
जैसे चाहे वो पंडित हो, चाहे कोई सा हो, शूद्र हो, ठीक है। हाँ, तो उसके क्या है जाति वर्ग काम के आधार पर क्या है उन्हें उस वर्गों में रखा गया था। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, ऋग्वेद में काम पर, ठीक है, हाँ, कार्य पर, कर्म पर, ठीक है दोस्तों, किस पर आधारित थी, कर्म पर, ठीक है। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आ गया, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसे बदल गई थी, जन्म पर, ठीक है, जो जिस कुल में जन्म लेगा वह वही कुल का कहलाएगा, ठीक है, चाहे वो पंडित में ले, राजपूतों में ले, ठाकुरों में जन्म लेगा तो वो ठाकुर ही कहलाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर जैसे कोई भी अगर शूद्र कुल में हुआ है, अगर वो शक्तिशाली है तो उसको क्या है किस में रख दिया जाएगा, क्षत्रिय में। ये पहले होता था ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में होता। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल हुआ तो ये क्या है वर्ण व्यवस्था को चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो दास प्रथा, इसमें क्या है दास प्रथा, दास प्रथा का प्रमाण नहीं है, सही है, क्योंकि यहाँ क्या है दास प्रथा का क्या है प्रमाण नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे क्या है ऋग्वैदिक काल गुजरा, ठीक है, ऋग्वैदिक काल गुजरा और उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है, उत्तर वैदिक काल जैसे ही आता है वहाँ क्या है दास प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है, दास प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ क्या है दासों को बना लिया जाता था, राजा अपने हिसाब से क्या है जैसे मान के चलो कि जैसे मान के चलो उसका क्या है पिताजी क्या है किसी भी राजा के क्या रहा मतलब क्या है यानी अंडर में काम करता था, फिर उसका जो भी जैसे पुत्र होगा संतान की प्राप्ति होगा तो मतलब वो भी एक दास बन जाएगा, ठीक है, उसका जो पुत्र, ये होती थी दास प्रथा, ठीक है। तो ये क्या है सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कब उपजी थी, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है दोस्तों। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, वैसे विवाह ये कितने प्रकार के होते हैं, विवाह होते हैं क्या 8 प्रकार के दोस्तों, कितने प्रकार के 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के 8 प्रकार के। हमें बताए इधर कितने गए हैं 4, ठीक है। ये ब्रह्म विवाह कैसा होता था, योग वर्ग के 7 पुत्री का विवाह, योग वर्ग के 7 पुत्री का विवाह। इसमें क्या होता था दोस्तों, ब्रह्म विवाह में क्या है माता पिता की सहमति, ठीक है, माता पिता क्या काम करते थे कि अपनी जो भी वर होता था मतलब जो भी अपनी कन्या होती थी उसका विवाह अपने अनुसार करते थे, ठीक है। तो ये कौन सा विवाह कहलाता था, कौन सा विवाह कहलाता था दोस्तों, ब्रह्म विवाह। देव विवाह की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण के साथ कन्या का विवाह। देव विवाह क्या होता था कि जिस पंडित पे तुम यज्ञ कराते हो, ठीक है, यज्ञ कराते हो, अगर कोई पंडित क्या है यज्ञ करता है, पूजा में निपुण है, यज्ञ में निपुण है, तो क्या करते थे उस समय वो अपने माता पिता अपनी पुत्री को क्या है उसके साथ विवाह कर देते थे, ठीक है। तो देव विवाह में क्या होता था, यज्ञ कराने वाले पंडित के साथ क्या लड़की की शादी कर दी जाती थी। तो ये भी करेक्ट आंसर है 2, ठीक है। आर्ष विवाह क्या होता है दोस्तों, आर्ष विवाह क्या होता है, कन्या के बदले एक जोड़ी बैल या गाय। आर्ष विवाह क्या होता था कि कन्या को अगर जैसे मान के चलो कोई भी माता पिता हैं अपनी अगर कन्या देंगे, ठीक है, तो क्या है वर पक्ष को क्या देना पड़ेंगे, उसके बदले में क्या देना पड़ेंगे, एक जोड़ी क्या देना पड़ेंगे दोस्तों, बैल या गाय। तो ये भी सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य क्या होता था, बिना वर वधू मूल्य के संपन्न से, मतलब क्या होता था कि ना इसमें कोई भी मूल्य नहीं चुकाया जाता था, ठीक है। जैसे इसमें कंडीशनें होती थी जैसे और विवाह में कि अगर जैसे आर्ष विवाह का देखते हैं हम कि अगर आप कन्या को देते हो तो क्या है क्या वर पक्ष से क्या लेते थे, एक जोड़ी क्या लिया करते थे, यानी विवाह उस हिसाब बैल या गाय, मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं दहेज मान सकते हैं, ठीक है, दहेज मान सकते हैं कि दहेज के रूप में क्या लेते थे, बैल या जोड़ी, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो इसका ये भी सही है आंसर। तो आंसर इसमें देख ले, पहला
दूसरा, तीसरा, 4। अब कूट में देख लेंगे 1 2 3 4 ऑप्शन कहाँ पर है, तो पहले ही ऑप्शन में चारों मिल गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपके नॉलेज के लिए भी है। ठीक है, हाँ, और ये आता भी है। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के विवाह होते हैं ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, हिंदू समाज कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते थे पहले। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल और लास्ट, इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल आ गया है दोस्तों। ठीक है, हाँ, लास्ट में क्या करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर तो करते जाइए, लास्ट है। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला क्या है, कुंभा नदी, ये नदी है। ठीक है, कुंभा नदी। ठीक है, कुंभा परशुनी, यानी ये प्राचीन नाम है और ये क्या है, आधुनिक नाम। ठीक है दोस्तों, कुंभा नदी, दूसरा परशुनी नदी, तीसरा सदानीरा और चौथा क्या है, सतुद्री। ठीक है, अब कुंभा के सामने क्या दिया है, गंडक। ठीक है, ये तो गलत हो ही गया है, आपको पता है सदानीरा का क्या होता है, गंडक। ठीक है, तो इसका पहला हो गया। अब कुंभा की बात कर लेते हैं। कुंभा मैंने आपको बता दिया है, कुंभा कौन सी नदी, काबुल। ठीक है दोस्तों, तो इसका दूसरा हो गया। परशुनी आपको बता दिया, इसका क्या है, प्राचीन नाम क्या है परशुनी का भी बता दिया मैंने आपको पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रावी, इसका तीसरा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और सतुद्री बचा कौन है, सतलज। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 4। अब मिला लेते हैं कूट। ठीक है, कौन सा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन दोस्तों गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 3 1 4 इज द बेस्ट आंसर। 2 3 1 और 4। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर ऐसे ही और आगे पढ़ना चाहते हो, ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू जारी रखवाना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू दोस्तों।